प्रिय छात्रों, आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह लेक्चर विशेष रूप से पल्लव साम्राज्य के बारे में जानकारी देने के लिए भारत के दक्षिणी हिस्से में प्राचीन काल में एक साम्राज्य का उदय हमें देखने को मिलता है, जो भारत के दक्षिण में होने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में बहुत प्रभाव छोड़ गया। हम पल्लव राजवंश के बारे में जानकारी के जब स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो विशेष रूप से साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण पर आश्रित रहते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत हमें संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ और तमिल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखित मत्तविलास प्रहसन तथा दंडिन द्वारा रचित अवंती सुंदरी कथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी तरह तमिल भाषा में किसी अज्ञात लेखक द्वारा रचित नंदी कलम्बकम, जो पल्लव शासक नंदी वर्मन तृतीय की प्रशस्ति है, उससे हमें पल्लव राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण के संदर्भ में यदि हम देखें तो हमें वेनसांग के द्वारा पल्लव राजधानी कांची के विषय में बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। वेनसांग हमें बताता है कि कांची एक समृद्ध नगर था, वह 6 मील की परिधि में फैला हुआ था और वहां पर हजारों बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। कांची के लोग बहुत विद्या प्रेमी थे। इस तरह की जानकारियां हमें वेनसांग देता है। वेनसांग के कांची जाने का जो वर्ष है वो 640 ईस्वी के आसपास का है। वो उस समय पर कांची की यात्रा में था और उस समय कांची का शासक, पल्लव शासक था, वो नरसिंहवर्मन प्रथम था। अब अभिलेखीय साक्ष्यों के बारे में हम जानेंगे। अभिलेखीय साक्ष्यों में के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पल्लवों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें प्राकृत भाषा के लेखों से मिलती है और कालांतर में फिर हमें संस्कृत भाषा के अभिलेख मिलने लगते हैं। प्राकृत भाषा के अभिलेखों के मिलने का समय 250 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक माना जाता है और उसके बाद संस्कृत भाषा संभवतः पल्लव राजवंश की राजनीतिक भाषा या ऐसे कहिए शासकीय भाषा बन गई थी। अब हम पल्लवों की उत्पत्ति और उनके मूल निवास स्थान के बारे में जानेंगे। मूल निवास स्थान के बारे में 2 मत हैं, एक विदेशी उत्पत्ति का मत है और एक स्वदेशी उत्पत्ति का मत है। विदेशी उत्पत्ति के मत को मानने वाले विद्वानों में विद्वान वी.एल. राइस, वी. वेंकैया और जे. डुब्रील प्रमुख रूप से हैं। इनका यह मानना है कि पल्लव कहीं सैंधव प्रदेश के किसी हिस्से पर निवास करते थे और कालांतर में जब सातवाहन शासन का पतन हुआ तो वो दक्षिण की तरफ किसी समय आ गए और यहाँ पर उन्होंने शासन प्रारंभ किया। इस बात में सत्यता कितनी है, इसके बारे में हम यदि अभिलेखीय रूप से देखें तो हमें इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर भी पल्लव शासक नंदी वर्मा तृतीय का एक गज शीर्ष मुकुट पहने हुए चित्र हमें मिला हुआ है, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि संभवतः पल्लव पार्थियनों या पहलवों की शाखा रहे हों और किसी समय वो दक्षिण भारत में प्रवेश की हो।
इसी तरीके से कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि पल्लव विशेष रूप से दक्षिण श्रीलंका के निवासी थे और वहां से वो किसी समय टोंड मंडलम पर आ गए और वहां से उन्होंने अपने आप को अपना शासन प्रारंभ किया। इसी तरह विद्वान CR मुदलियार, विंसेंट स्मिथ आदि पल्लवों को किसी तमिल जनजाति से जोड़ते हैं और उनका यह मानना है कि ये संभवतः श्रीलंका के दक्षिणी भाग के निवासी थे। KP जायसवाल, R गोपालन, DC सरकार, नीलकंठ शास्त्री आदि विद्वान पल्लवों को भारतीय मूल का मानते हैं और वो कहते हैं कि ये तो ऋषि ही थे और इन्होंने ही यहाँ पर पल्लव संस्कृति का विकास किया। और अपनी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए वो अभिलेखीय प्रमाणों को देते हैं, जिसके अंतर्गत पल्लवों को भारद्वाज गोत्रीय तथा अश्वत्थामा का वंशज उनके अभिलेखों में कहीं कहीं देखने को मिलता है। यह अभिलेख लगभग 5वीं सदी के आसपास प्राप्त हुए। अब हम पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानें। पल्लव शासक विशेष रूप से हमें प्रारंभ में लगभग 250 ईस्वी के आसपास सत्ता में दिखाई पड़ते हैं। इसके पूर्व इनकी क्या स्थिति थी उसका कोई आभास नहीं मिलता है। हमें जो प्रथम ज्ञात शासक का नाम मिलता है उसका नाम सिंहवर्मा था और संभवतः यह 3य सदी के अंतिम चरण में शासन करता हुआ पाया जाता है। उसके बाद क्रमशः शिव स्कंद वर्मा और विष्णुगुप्त नाम भी मिलते हैं। यह विष्णुगुप्त वही विष्णुगुप्त है जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी हुआ है। इन शासकों के द्वारा कुछ यज्ञ अनुष्ठान और कुछ प्रदेशों को विजित किया गया था, इतना ही जानकारी मिलती है। ये शासक मुख्य रूप से धर्म महाराज और धर्म महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इनके अधिकार क्षेत्र में दक्षिण भारत का कितना बड़ा हिस्सा था इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिलती है। विष्णुगुप्त के बाद 550 ईस्वी से लेकर 575 ईस्वी के मध्य शासन करने वाले सिंहवर्मन का नाम प्रमुख रूप से मिलता है और सिंहवर्मन के बाद उसके पुत्र सिंह विष्णु से कांची के महान पल्लव शासकों का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।